हमारा मेन कैरेक्टर कर्ट हीरोज पार्टी का हिस्सा था, लेकिन उसे वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि सबको लगता था कि वो किसी काम का नहीं है। पर बाद में पता चलता है कि उसके पास फाइटिंग स्किल को छोड़कर बाकी सभी चीज में एसएस रैंक की स्किल्स है। कर्ट 15 साल का लड़का है और एक पहाड़ी गाँव से आया है जिसे कोई नहीं जानता। उसका सपना था कि वो एक बड़ा एडवेंचरर बने, इसलिए वो शहर आया और एक एस रैंक पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन वहाँ उसे बस छोटा मोटा काम ही करने को दिया गया। जब उसके पार्टी के बाकी सदस्य खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ते, तब कर्ट तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही बेहोश हो जाता। फिर भी उसे गर्व था कि वो एक ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिसे सब हीरो कहते हैं। लेकिन एक दिन पार्टी के मेंबर्स ने उसे साफ कह दिया कि अब वो पार्टी से बाहर है। कर्ट हैरान रह गया और पूछा कि उसने क्या गलती की। पार्टी लीडर ने कहा, तूने कुछ नहीं किया और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इस दुनिया में नियम ये है कि एक पार्टी में सिर्फ 4 लोग हो सकते हैं और अब उन्हें एक हाई रैंक मैच को जोड़ना है, इसलिए कर्ट को निकालना जरूरी था। कर्ट ने बहुत मेहनत की कि उसे रहने दिया जाए, लेकिन लीडर ने उसे पेट में लात मारकर बेहोश कर दिया। तभी कर्ट को एहसास हुआ कि वो उस घिसी पिटी कहानी का हिस्सा बन गया है जिसमें हीरो को पार्टी से बेइज्जती से निकाल दिया जाता है। पर कर्ट रोने धोने में वक्त नहीं गवाता। वो तुरंत अगले शहर की टेम्प एजेंसी जाता है जहाँ जॉब दिलवाई जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसे एक बहुत ही जोश से भरी रिसेप्शनिस्ट मिलती है जो तुरंत उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। जब उसे पता चलता है कि कर्ट हाल ही में एसएस रैंक पार्टी से निकाला गया है तो वो हैरान रह जाती है। कर्ट थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे हिम्मत देती है और कहती है कि ये तो तुम्हारे रिज्यूमे में बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद वो कर्ट को स्किल टेस्ट के लिए ले जाती है, लेकिन सभी लड़ाई वाले स्किल में कर्ट को जी रैंक मिलती है, यानी सबसे कम। कर्ट और भी ज्यादा उदास हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि नॉन कॉम्बैट स्किल चेक करने वाला इंसान अगले हफ्ते आएगा। कर्ट धीरे से कहता है कि उसके पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक और मौका देती है। वो कहती है कि कोने में पड़ा सैंडबैग उठाओ। जैसे कर्ट बैग उठाता है, बैग उसके माना को सोखने लगता है और बहुत भारी हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि कर्ट के अंदर बेसिक ताकत और फिटनेस है, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है और कुछ पैसे कमा सकता है। कर्ट खुशी से ये जॉब ले लेता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट में जाता है जहाँ एक गुस्सेल आदमी उसका रिज्यूमे और उसके पतले शरीर को देखकर हंसता है, लेकिन फिर भी नौकरी दे देता है क्योंकि मजदूरों की बहुत कमी है। वो कहता है, तुम्हें सीमेंट मिलाना है और शहर की दीवारें ठीक करनी है। अगर तुम 3 घंटे में आधा बैरल सीमेंट नहीं लगा पाए तो निकाल दिए जाओगे। कर्ट कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन वो आदमी चला जाता है। कर्ट अपने गाँव की कॉमन सेंस से सीमेंट में मैजिक डाल देता है ताकि वो मजबूत हो जाए। 3 घंटे बाद जब वो आदमी वापस आता है तो देखता है कि कर्ट ने पूरी दीवार का 30 हिस्सा अकेले ही बना दिया और सारा सीमेंट भी खत्म कर दिया है। उसे यकीन नहीं होता कि एक नौसिखिया इतना काम कर गया। कर्ट सोचता है कि शायद बॉस नाराज है और माफी मांगता है, लेकिन वो आदमी बहुत खुश होकर कर्ट को कहता है कि जब तक चाहे यहाँ काम करो। फिर वो अपने जेब से पैसे निकालकर कर्ट को दे देता है और बाकी पैसे एजेंसी को भेजने का वादा करता है। कर्ट अकेले ही आधी शहर की दीवार बना देता है जिससे बाकी वर्कर्स घबरा जाते हैं। बॉस ये देखकर कहता है कि अब कर्ट को कल से काम पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो फिर आया तो बाकी गरीब मजदूरों के लिए कोई काम ही नहीं बचेगा। कंस्ट्रक्शन साइट के बॉस कर्ट को बाकी बचे पैसे भी दे देता है और कहता है कि उसे रॉयल कैपिटल में जाकर अपने टैलेंट के लायक कोई अच्छा काम ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन कर्ट को लगता है कि बॉस बस उसे दूर भेजने का बहाना बना रहा है, जैसे कोई हार मान चुका इंसान सोचता है। वो फिर से टेम्प एजेंसी जाता है और रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि उसकी नौकरी छूट गई है। तभी वे सुनते हैं कि एक सांवली रंग की खूबसूरत लड़की जिसका नाम यूलिया है, वहाँ किसी दूसरी रिसेप्शनिस्ट से किसी काम को लेकर बहस कर रही है। कर्ट वाली रिसेप्शनिस्ट उस लड़की से बात करने जाती है। यूलिया बताती है कि उसे एक माइनर चाहिए जो उसके साथ पहाड़ में खजाना ढूंढ सके, लेकिन वो पैसे भी तभी देगी जब कुछ कीमती चीज मिलेगी। रिसेप्शनिस्ट उसे समझाती है कि उसका ऑफर अच्छा नहीं है, लेकिन कर्ट इतनी बुरी हालत में होता है कि वो खुद आगे बढ़कर यूलिया से काम मांग लेता है क्योंकि उसने अपने गांव में थोड़ा बहुत खनन का काम किया है। रिसेप्शनिस्ट उसे चेतावनी देती है कि उसे शायद पैसे ना मिले। यूलिया भी कहती है कि वो असल में किसी मजबूत बौने को ढूंढ रही थी, ना कि किसी दुबले पतले लड़के को, लेकिन उसके पास बौने को हायर करने के पैसे नहीं है, इसलिए वो कर्ट को ही अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। जब कर्ट उसके साथ निकल जाता है तब रिसेप्शनिस्ट सोचने लगती है कि काश वो कर्ट को अपना पर्सनल बॉय टॉय बना पाती। तभी उसकी साथी रिसेप्शनिस्ट बताती है कि कंस्ट्रक्शन साइट के बॉस ने कर्ट के बाकी पैसों का चेक भेज दिया है। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाती है जब देखती है कि उसे 200 गोल्ड कॉइंस मिले हैं। वो चौंक कर सैंड बैग पर गिर जाती है। उसकी साथी उसे उठाते हुए बताती है कि ये साधारण बैग नहीं है, ये खास बैग है जो किसी इंसान की मैजिक कैपेसिटी को मापते हैं और इन्हें सिर्फ रॉयल लेवल के मैजिशियन ही एक्टिव कर सकते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट अब समझती है
कि कर्ट वाकई में कितना ताकतवर है, क्योंकि उसने वो बैग उठाया था जो और किसी से हिला भी नहीं। उधर यूलिया कर्ट को पहाड़ में अपने बेस कैंप ले जाती है और बताती है कि आज रात दोनों को एक टेंट पर ही सोना होगा। कर्ट थोड़ा शर्मा जाता है क्योंकि उसके लिए एक खूबसूरत लड़की के पास सोना कंट्रोल से बाहर हो सकता है। यूलिया तो चौंक जाती है कि कोई पहली बार उसे क्यूट कह रहा है। उसे थोड़ा चिढ़ाने के बाद वो कर्ट को खाना देती है, बस एक उबला हुआ आलू। लेकिन कर्ट को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि और किसी ने उसके लिए बहुत समय बाद खाना बनाया है। फिर दोनों एक ही टेंट में सोते हैं। कर्ट यूलिया को बिल्कुल निश्चिंत देखकर थोड़ा विचलित हो जाता है, लेकिन जेंटलमैन की तरह खुद को कंट्रोल करता है और बाहर जाकर सो जाता है। असल में यूलिया उसका परीक्षण कर रही थी, यह देखने के लिए कि वह एक अच्छा इंसान है या नहीं। और जब वो उसकी शालीनता और मासूमियत देखती है तो वो खुद उसके किरदार और चेहरे से आकर्षित हो जाती है। सुबह जब यूलिया उठती है तो देखती है कि कर्ट बाहर सोया हुआ है और उसने उसकी जैकेट भी रात में सिल दी है। वो उसकी प्रतिभा देखकर चौंक जाती है। फिर वो असल बात पर आती है। उन्हें हफ्ते भर में 10 गोल्ड कॉइन कमाने हैं, लेकिन यूलिया को खुद पता नहीं कि पहाड़ में कीमती चीजें कहाँ मिलेगी। लेकिन कर्ट के पास ज्ञान और अनुभव है। वो जल्दी एक ऐसी चट्टान ढूंढ निकालता है जिसमें कीमती क्रिस्टल होते हैं, जिनकी कीमत 3 गोल्ड कॉइन होती है। यूलिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ घंटों में कर्ट कई क्रिस्टल जमा कर लेता है, लेकिन कहता है कि ये छोटे हैं, इसलिए इनसे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए वो इन्हें मैजिक क्रिस्टल में बदलने का फैसला करता है। यूलिया हैरान रह जाती है जब देखती है कि कर्ट ने मैजिक क्रिस्टल तैयार कर लिया है, क्योंकि ऐसे कारीगर आजकल बहुत दुर्लभ होते हैं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि कर्ट ने क्रिस्टल बनाने का काम तब पूरा कर लिया जब तक यूलिया कुछ बोल पाती। असल में एक छोटा सा मैजिक क्रिस्टल बनाने के लिए करीब 1 घंटा लगता है और कर्ट ने वो चुटकियों में कर दिया। ये सुनकर कर्ट खुद भी थोड़ा सोचने पड़ जाता है कि वो जादूगर कितने महान होंगे जो पूरे घंटे तक बिना थके जादू कर सकते हैं। यूलिया को एहसास होता है कि कर्ट और वो एक ही लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कर्ट को अपना काम करने देती है। जब कर्ट क्रिस्टल तैयार कर लेता है तो यूलिया उन्हें बेचने के लिए शहर निकल जाती है, जबकि कर्ट वही रुककर और पहाड़ की खोजबीन करना चाहता है। यूलिया नाइट स्टेशन में पहुंचती है और वहां के नाइट्स को क्रिस्टल दिखाती है। जब वो क्रिस्टल की असली जगह और दस्तावेज पूछते हैं तो यूलिया उन्हें एक पेंडेंट दिखाती है। ये देखकर नाइट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि वो पेंडेंट इस बात का संकेत है कि यूलिया शाही परिवार के लिए काम कर चुकी है। वे तुरंत उसे रॉयल कैपिटल के टेलीपोर्टेशन डिवाइस को इस्तेमाल करने की अनुमति दे देते हैं, बिना ये जाने कि यूलिया अब राजघराने के लिए काम नहीं करती। कैपिटल पहुंचकर यूलिया अपनी दोस्त मिमिको के पास जाती है, जो एक क्रिस्टल विशेषज्ञ है। शुरुआत में मिमिको कहती है कि ये क्रिस्टल ज्यादा चमकदार नहीं है, इसलिए ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो उसे गहराई से जांचती है, वो एक ही क्रिस्टल के लिए 10 गोल्ड कॉइन देने की बात कहती है। यूलिया को झटका लगता है ये सुनकर। मिमिको बताती है कि इन क्रिस्टल में 10 गुना ज्यादा माना है और ये ज्यादा चमक नहीं रहे, क्योंकि वे ऊर्जा को लीक नहीं कर रहे, यानी बहुत ही शुद्ध और शक्तिशाली क्रिस्टल है। जब यूलिया कहती है कि उसके पास ऐसे 49 और क्रिस्टल है, तो मिमिको बिना देर किए सारे खरीद लेती है। डील पूरी होने के बाद मिमिको यूलिया से पूछती है कि इन क्रिस्टल को बनाया किसने, लेकिन यूलिया कर्ट का नाम बताने से मना कर देती है, क्योंकि उसने अनुमति नहीं दी थी। यहाँ तक कि जब मिमिको, जो खुद राज दरबार की मुख्य जादूगर है, अपना ओहदा दिखाकर आदेश देती है, तब भी यूलिया पीछे नहीं हटती। आखिरकार मिमिको कहती है कि जो भी ये क्रिस्टल बना रहा है उसे किसी और देश न जाने देना, और साथ ही कहती है कि अगर वह शाही परिवार के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए तो उसे नोबेल टाइटल और कोर्ट मेज की पोजीशन मिल सकती है। यूलिया इस पर हाँ कहती है, लेकिन जैसे ही दुकान से बाहर निकलती है घबरा जाती है कि कहीं कर्ट को कुछ पता न चल जाए। अगली सुबह वो वापस उसी शहर में जाती है और सीधा जॉब एजेंसी पहुंचती है ताकि कर्ट के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। रिसेप्शनिस्ट उसकी पहचान छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यूलिया रॉयल पास दिखाकर कर्ट की फाइल पढ़ लेती है। जो कुछ कर्ट ने अब तक किया है उसे देखकर यूलिया दंग रह जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट को सख्त आदेश देती है कि अब से कर्ट की जानकारी किसी को न दी जाए। फिर यूलिया कर्ट के नाम पर सारे क्रिस्टल के पैसे जमा कर देती है और पहाड़ की ओर निकल पड़ती है, यह देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि कर्ट ने सिर्फ एक ही दिन में वहाँ पूरा घर बना डाला है। और उससे भी बड़ी बात ये कि कर्ट को लगता है कि ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि उनके गाँव में तो ऐसा करना सामान्य सी बात है। जैसे ही वे दोनों झोपड़ी के अंदर जाते हैं, यूलिया कर्ट को बताती है कि उसे रॉयल मैजिक टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब का डायरेक्टर बनने का ऑफर मिला है, और साथ में नोबेल का टाइटल भी, क्योंकि उसने जो मैजिक क्रिस्टल बनाए थे वो बहुत खास है। कर्ट को इस पर यकीन नहीं होता। जब यूलिया उसे उसकी राय पूछती है तो वो ये ऑफर ठुकरा देता है। कहता है कि वो खुद को लोगों को ऑर्डर देने लायक नहीं समझता और उसे अभी फ्रीलांस काम करना ज्यादा अच्छा लग रहा है। यह सुनकर यूलिया थोड़ी शर्मा जाती है। वह बताती है कि उसने कर्ट के बनाए हुए क्रिस्टल बेचकर बहुत पैसा कमाया, लेकिन क्योंकि उसमें उसका कोई योगदान नहीं था तो उसने सिर्फ एक सोने का सिक्का अपने लिए रखा और बाकी पैसे कर्ट के अकाउंट में जमा कर दिए। इसलिए वो कर्ट से कहती है कि वो फिर से उसके लिए काम करे
ताकि वो उसकी क्रिस्टल बेचकर अपना कमीशन कमा सके। कर्ट खुशी से कहता है कि उसे एक और अच्छी जगह मिली है जहाँ से खनिज निकाले जा सकते हैं और वह तुरंत अपने औजार तैयार करने लगता है। लेकिन यूलिया उसे रुकने को कहती है। सोचती है कि वो थका हुआ होगा। कर्ट जवाब देता है कि उसने पूरे 6 घंटे की नींद ली है। ये सुनकर यूलिया हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि एक इंसान झोपड़ी बनाकर भी इतने आराम से कैसे सो सकता है। लेकिन कर्ट को लगता है कि यूलिया शायद नाराज है कि वो ज्यादा सो लिया, क्योंकि जब वह एस रैंक एडवेंचर पार्टी में काम करता था तब उसे सिर्फ 4 घंटे की नींद मिलती थी। इसके बाद कर्ट उसे उस जगह ले जाता है जिसका उसने जिक्र किया था और हिदायत देता है कि वो 50 मीटर से ज्यादा गहराई तक ना खोदे। कर्ट यूलिया को वहीं छोड़कर उसी जगह खुदाई करने चला जाता है जहाँ पहले क्रिस्टल मिले थे। कुछ घंटों बाद यूलिया फुटबॉल के आकार का टोपाज निकालने में सफल हो जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि पहली बार उसने खुद के दम पर कुछ कमाया है। फिर वह कर्ट को देखने जाती है। इस बार वह सोचती है कि शायद उसने एक गुफा बना ली होगी, लेकिन कर्ट ने फिर से उम्मीद से कहीं ज्यादा कर दिखाया होता है। उसे पता चलता है कि कर्ट ने पूरा एक माइन बना डाला है, यहाँ तक कि उसने दीवारों पर चमकने वाली काई भी लगा दी है ताकि अलग से रोशनी की जरूरत न पड़े। यूलिया हैरान और घबराई हुई है। तभी कर्ट एक पत्थरों से भरा क्रेट लेकर वहाँ आता है। यूलिया उससे उत्सुकता से पूछती है कि खुदाई का क्या नतीजा निकला। उम्मीद करती है कि इस बार कोई बड़ा सरप्राइज ना हो। कर्ट कहता है कि उसे ज्यादातर बेकार पत्थर मिले और बहुत थोड़ा सा ही वो मिनरल मिला जिसकी उसे तलाश थी। यूलिया को यह सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी कर्ट बताता है कि ये जो बेकार पत्थर मिले उन्हें माइथिल कहा जाता है। यह सुनते ही यूलिया का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। कर्ट बताता है कि उसके गांव में लोग इतनी मात्रा में माइथिल निकालते हैं कि उसे फेंक देते हैं, लेकिन यूलिया के लिए माइथिल हीरे और प्लेटिनम से भी महंगा होता है और वह यह सुनकर पूरी तरह हक्की बक्की रह जाती है। जैसे यूलिया जमीन पर घुटनों के बल बैठती है वो थककर हार मानने लगती है, लेकिन फिर वो कर्ट से पूछती है कि वो दूसरा खनिज कौन सा था जिसे वो ढूंढ रहा था। कर्ट उसे एक टुकड़ा दिखाता है और बताता है कि उसका नाम ओरिचालम है। यूलिया चौंक जाती है क्योंकि यह वही खनिज है जिसे देवताओं की धातु कहा जाता है। वो पूछती है कि इतना दुर्लभ खनिज उसे इस पहाड़ में कैसे मिल गया। कर्ट बताता है कि ओरिचालम दुनिया में कहीं भी मिल सकता है, बस 7 किलोमीटर गहराई तक खुदाई करनी होती है। यूलिया अब और चौंकने की ताकत नहीं रखती। वो बस यह पुष्टि करती है कि कर्ट सच में जमीन के 7 किलोमीटर अंदर तक खुदाई करके वापस ऊपर आ गया और वो ये सब उस समय कर गया जब यूलिया ने सिर्फ एक खनिज निकाला। तभी सूरज की किरणें सुरंग की दूसरी तरफ से अंदर आने लगती है और यूलिया समझ जाती है कि कर्ट ने पहाड़ के आर पार एक सुरंग बना दी है, लेकिन अब उसे यह सब कर्ट के लिए सामान्य लगने लगा है। फायदे की सोचते हुए यूलिया तय करती है कि इस नई सुरंग को गांव और शहर के बीच एक नया रास्ता बना दिया जाए जिससे यात्रा का समय कम हो जाए। वह यह रास्ता लाइसेंस वाले व्यापारियों के लिए खोल देगी और बदले में उनसे रखरखाव शुल्क लेगी जिससे उसका टैक्स और खर्चा निकल सके। कुछ दिन बाद कर्ट शहर जाता है और वहाँ उसे पुरानी पार्टी का सदस्य बांडाना मिलती है। कर्ट बहुत खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या बाकी सदस्य भी आए हैं, लेकिन बांडाना बताती है कि वह पार्टी छोड़ चुकी है। वो बताती है कि कर्ट के निकाले जाने के बाद पार्टी मिशन में बुरी तरह से फेल होने लगी। एक बार पार्टी लीडर को किसी मशहूर होटल का खाना पसंद नहीं आया तो उसने होटल में तोड़फोड़ कर दी और बिना पैसे दिए भाग गया। गार्ड्स उसे ढूंढने लगे। फिर उसने बांडाना को आदेश दिया कि कर्ट को किसी भी हाल में ढूंढकर वापस लाए ताकि वह फिर से उनके लिए खाना बना सके। बांडाना ने उस बहाने उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन ले लिया, लेकिन उसका असली मकसद था पार्टी लीडर को गिरफ्तार होने देना, क्योंकि अब पार्टी का हीलर भी चर्च ने बुला लिया था तो उसके लौटने का कोई मतलब नहीं। लेकिन बांडाना ये सब बातें कर्ट को नहीं बताती और बस कहती है कि उसे भी निकाल दिया गया। कर्ट को यह सुनकर दुख होता है क्योंकि इसका मतलब है कि जैसे वह है वो कभी उस पार्टी में लौट नहीं सकता। वो कहता है कि वो पार्टी लीडर को बहुत मानता है, लेकिन बांडाना हंस देती है क्योंकि वह कुछ ऐसा जानती है जो बाकी पार्टी को नहीं पता। वो बात बदल देती है और कहती है कि अब वह भी कर्ट की तरह फ्रीलांसर है और दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वो बताती है कि उसका एक दोस्त जो देश के 15 मास्टर कारीगरों में से एक एटर माइस्ट है, उसे मदद की जरूरत है। बांडाना कर्ट से विनती करती है कि उसकी खातिर मदद करे और कर्ट उसकी बात टाल नहीं पाता। वो उसे दिए गए नक्शे के अनुसार मास्टर कारीगर की वर्कशॉप पर पहुंचता है। वहाँ एक प्यारी सी एल्फ लड़की दरवाजा खोलती है। कर्ट चौंकता है, सोचता है कि यही मास्टर कारीगर है, लेकिन वो खुद को मिशेल बताती है, मास्टर कारीगर की सहायक। वो मुस्कुराते हुए कर्ट को अंदर ले जाती है और कर्ट कहता है कि वो बांडाना की सिफारिश पर मदद के लिए आया है। जैसे ही कर्ट उस घर में दाखिल होता है उसे पछतावा होने लगता है क्योंकि वहाँ इतनी बदबू है जैसे किसी अकेले रहने वाले कुंवारे लड़के के कमरे में होती है। उसे पता चलता है कि पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है। मिशेल उसे बताती है कि उसे उसकी मदद चाहिए घर की सफाई में। कर्ट समझ जाता है कि उसे यहाँ बुलाया ही इसलिए गया है, घर की सफाई करने के लिए, न कि मास्टर कारीगर की मदद के लिए। तभी मास्टर मिशेल को वर्कशॉप में बुलाता है और वह कर्ट को सफाई पर छोड़ देती है। कर्ट तुरंत अपनी सफाई का सामान निकालता है और सिर्फ 30 मिनट में रसोई घर को चमका देता है। इसके बाद वो उस दिशा में जाता है जहाँ मिशेल गई थी और एक दरवाजा
दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक आवाज आती है, अंदर आ जाओ। जब कर्ट दरवाजा खोलता है वो देखता है कि एक लड़की कपड़े बदल रही है। वो घबरा जाता है, लेकिन लड़की को इस बात की खबर तक नहीं होती और वो पूरी तरह शांत रहती है। जैसे ही कर्ट अपनी घबराहट में परिचय देता है, उसकी नजर लड़की के पेट पर बने एक श्राप के निशान पर जाती है। वो उत्सुक होकर लड़की से पूछता है कि क्या वो उस निशान की जांच कर सकता है। उसे लगता है कि लड़की की हालत बहुत खराब है, लेकिन अच्छा ये है कि उसकी भूख अभी भी सही है, यानी उसकी जान को तुरंत खतरा नहीं। कर्ट सोचता है कि उसके लिए कुछ हल्का खाना बना देना चाहिए और वह फिर से किचन में चला जाता है। उधर यूलिया, मीथिल और अरोरा वो कीमती खनिज जो कर्ट ने निकाले थे उसे अपने दोस्त मिमिको के पास ले जाती है। मिमिको बताती है कि इन दोनों खनिज की कीमत 50,000 गोल्ड कॉइन से ज्यादा है। दोनों चौंक जाती है कि इतनी बड़ी रकम का माल किसी बच्चे ने निकाल लिया। मिमिको सोचने लगती है इतना ताकतवर लड़का अब तक दुनिया की नजरों में कैसे छुपा रह गया। ओलिया को भी इसका कोई जवाब नहीं पता, लेकिन वो बताती है कि वो कर्ट को एटलियर माइस्ट बनाना चाहती है और खुद उसकी बॉडीगार्ड बनकर उसकी रक्षा करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कर्ट खुद को बहुत कम आंकता है। वहीं दूसरी तरफ कर्ट उस श्राप वाली लड़की के लिए खिचड़ी बना चुका होता है। तभी मिशेल लौटती है अपने मास्टर एफेलिया के साथ। दोनों यह देखकर चौंक जाती है कि रसोई पूरी तरह से साफ है। कर्ट एफेलिया से बिना पूछे किचन का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वो उस लड़की के लिए खाना बना रहा था। एफेलिया उसे किसी से इस लड़की के बारे में कुछ भी न बताने की कसम दिलाती है और फिर उस दिन के लिए उसका मेहनताना देखकर उसे भेज देती है। वो ज्यादा चिंता नहीं करती कि एक बाहरी लड़का उस लड़की से मिल गया। इसके बाद एफेलिया लीजा के कमरे में लौटती है जो उसकी एकलौती शिष्या है। वो लीजा को कपड़े पहनाने में मदद करती है और फिर कहती है कि वो खिचड़ी में जहर तो नहीं, वो इसकी जांच करेगी। लेकिन लीजा कहती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसे कर्ट पर पूरा भरोसा है। एफेलिया उसकी बात मान लेती है और लीजा खिचड़ी खा लेती है। उसे खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन अचानक वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाती है। एफेलिया घबरा जाती है, सोचती है कि कर्ट ने जरूर जहर मिलाया होगा। जैसे ही वह एंटीडोट लेने भागती है, लीजा अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है कि वह अब ठीक है, उसका श्राप खत्म हो गया है। एफेलिया अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती क्योंकि वह खुद उस श्राप को खत्म नहीं कर पाई थी और लीजा इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। उसके लिए यह एक रहस्य है। वो तुरंत राजधानी के लिए निकलती है और लीजा को भी साथ ले जाती है। वे दोनों मिमिको की दुकान पर पहुंचती है। मिमिको एफेलिया से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। तभी लीजा अपना चेहरा दिखाती है और मिमिको और यूलिया दोनों के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है क्योंकि लीजा असल में उस राज्य की तीसरी राजकुमारी है। यूलिया बताती है कि लाइजा की माँ पड़ोसी देश से थी और लाइजा ही दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने का एकमात्र कारण है। किसी ने उन पर जादुई श्राप डाल दिया था ताकि दोनों देशों के बीच युद्ध भड़काया जा सके, लेकिन आज वो श्राप अचानक से टूट गया। ओलिया मिमिको से मदद मांगती है कि उस इंसान को ढूंढने में मदद करे जिसने उस पर श्राप डाला था, लेकिन मिमिको की जिज्ञासा कुछ और है। वो जानना चाहती है कि आखिर वो श्राप कैसे टूटा। लाइजा खुश होकर बताती है कि यह सब एक कर्ट नाम के लड़के ने किया। यह सुनते ही मिमिको और यूलिया हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि इस मामले में भी कर्ट शामिल है। एलिया फिर समझाती है कि लिस उस श्राप से तब मुक्त हुई जब उसने कर्ट द्वारा बनाई गई खिचड़ी खाई। यूलिया सोचती है कि उन 6 घंटों में जब वह कर्ट से दूर थी उसने और कौन कौन से असंभव काम कर डाले होंगे। तभी मिमिको बोल पड़ती है कि जिसने लिस पर श्राप डाला है उसका किसी श्राप प्रयोगी से संबंध होना चाहिए और उसके पास इतनी ताकत भी है कि वो महल के एंटी क्रश बैरियर में दखल दे सके। उसके मुताबिक 3 लोग शक के दायरे पे आते हैं। रॉयल एक्सपेडिशनरी फोर्स का पहला जनरल सेनवा, पोलिन चर्च का पोप ट्रिस्टन और साम्राज्य की तीसरी रानी इसिडोरा। ओलिया और लिस मानती है कि ट्रिस्टन और इसिडोरा बैरियर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि सेनवा ऐसा कर सकता है। इस पर यूलिसिया कहती है कि सेनवा का चोरों के गिरोह से संबंध है और वे लोग इस काम में माहिर है। लेकिन असली दोषी का पता न होने पर ओलिया एक योजना बनाती है। वो कहती है कि वे एक जाल बिछाएंगे ताकि उस व्यक्ति को पकड़ा जा सके जो राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ओलिया बताती है कि उनके राज्य के कानून के अनुसार लिस 15 साल की उम्र पूरा करने के बाद वयस्क हो चुकी है और अब उसे 1 साल का प्रशिक्षण लेना होगा। वे लोग एक नकली कार्यशाला बनाएंगे और उसके लिए एक नकली एटर माइस्टर भी खड़ा करेंगे। जब लिस उस नकली गुरु के पास प्रशिक्षण लेना शुरू करेगी तो उसके दुश्मन उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि गुरु नकली होगा उन्हें कुछ भी असली नहीं मिलेगा। मिमिको समझ जाती है कि अगर दुश्मन ज्यादा कोशिश करेंगे तो वे खुद ही सामने आ जाएंगे, लेकिन ओलिया को समझ नहीं आता कि इतना योग्य नकली ईटर माइस्टर कहां से मिलेगा। यूलिया तुरंत उसकी समस्या का हल दिखाती है और कर्ट द्वारा बनाई गई जादुई क्रिस्टल उसे दिखाती है। एफेलिया यह देखकर दंग रह जाती है
कि कर्ट के पास एक नहीं बल्कि कई एसएस रैंक की स्किल्स हैं। लिज काफी प्रभावित होती है। दूसरी ओर कर्ट अगले दिन ओलिया की कार्यशाला पर जाता है, लेकिन उसे बंद पाता है। बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात मिशेल से होती है। वो बताती है कि जब वह कल यहाँ आया था उसके बाद ओलिया घर से निकल गई थी, इसीलिए अब उसके लिए कोई काम नहीं है। यह सुनकर कर्ट उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसका पेट जोरों से गुड़गुड़ाने लगता है। वह तुरंत एक सराय में खाने पहुंच जाता है। वहां वो कुछ एडवेंचरर्स को सुनता है जो कह रहे होते हैं कि उन्हें अपना मिशन रद्द करना पड़ेगा क्योंकि उनका सामान ढोने वाला भाग गया है। कर्ट सोचता है कि यह उसके लिए काम पाने का अच्छा मौका है और वह उनसे बात करने पहुंच जाता है। लड़की उसे देखकर कहती है कि ऐसा दुबला पतला लड़का तो अपनी बोझ भी नहीं उठा सकता, लेकिन वहाँ मौजूद एक नाइट उसे टोकता है और कर्ट से कहता है कि वह इतना मजबूत नहीं लगता कि उनकी मदद कर पाए, क्योंकि वे लोग 200 किलो से भी ज्यादा वजन वाले गोलम्स का शिकार करने जा रहे हैं। कर्ट खुशी खुशी उन एडवेंचरर्स से कहता है कि 200 किलो उठाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अपनी ताकत साबित करने के लिए वो पहले समुराई को उठाता है और फिर उस नाइट को भी जो कवच पहने होता है। यह देखकर सराय में मौजूद सब लोग दंग रह जाते हैं। अपनी ताकत दिखाने के बाद कर्ट को उनके दल का सामान ढोने वाला बना दिया जाता है। परिचय होने के बाद कर्ट समझता है कि ये लोग अच्छे हैं और ठान लेता है कि इन्हें कभी निराश नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वे डंजन के अंदर जाने वाले होते हैं, कर्ट एक स्लाइम पर पैर रखकर फंस जाता है। रेंजर सीना उसे कहती है कि स्लाइम का कोर छुरा घोंपकर खत्म कर दो, मगर कर्ट गलती से खुद को ही चुबो लेता है। यह देखकर सीना नाराज हो जाती है और खुद स्लाइम को मार देती है। कर्ट माफी मांगता है कि उसने सबको धीमा कर दिया, मगर बाकी लोग उसे ढांढस बनाते हैं और कहते हैं कि उसे सिर्फ सामान उठाना है, लड़ाई उनकी जिम्मेदारी है। यह कर्ट के लिए नया अनुभव होता है क्योंकि उसके पहले वाले साथी उसकी छोटी छोटी गलती पर गुस्सा हो जाते थे। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, मगर वह खुद को संभाल कर मिशन जारी रखता है। गुफा में पहुंचने के बाद सीना चमकने वाली काय फैलाती है ताकि रोशनी हो सके। वहीं कर्ट को ताजा गॉब्लिन की भीड़ दिखाई देती है। दल कहता है कि कुछ गॉब्लिन से निपट सकते हैं, मगर अगर झुंड आ गया तो भागना पड़ेगा। तभी अचानक एक गॉब्लिन आ जाता है और वे तुरंत उसे मार गिराते हैं, लेकिन मारने से पहले ही वो अपने साथियों को बुला लेता है। दोनों दिशाओं से गॉब्लिन की आवाज आने लगती है और सब समझ जाते हैं कि अब बच निकलना मुश्किल है। कर्ट कहता है कि उसने एक गुप्त रास्ता ढूंढ लिया है, मगर साहसी दल फैसला करता है कि वे कर्ट और सीना को भागने देंगे और खुद गॉब्लिन्स को रोकेंगे। जैसे ही गुप्त दरवाजा खुलता है, सीना कर्ट को बाहर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। कर्ट हैरान होता है, मगर अंदर से समुराई और योद्धा बताते हैं कि दोनों तरफ से गॉब्लिन्स आने की वजह से वे नहीं बच सकते, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया है। कर्ट हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि वो भी लड़ाई में मदद करेगा, मगर सीना उसे डांटते हुए कहती है कि तुम तो एक स्लाइम भी नहीं मार पाए, तुम सिर्फ सबको रोकोगे। यह सुनकर कर्ट टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके साथी उसके लिए अपनी जान दे रहे हैं और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा, मगर सीना उसे समझाती है कि वे जरूर बच जाएंगे और जल्दी रास्ता खोजना होगा। तभी वह चमकदार काय फैलाती है और उसे गुफा में लोहे का ड्रैगन गोलम दिख जाता है। यह देखकर वो डर से जम जाती है। इसी बीच दूसरी ओर यूलिया लीस को लेकर उस सराय में पहुंच जाती है जहां कर्ट ठहरा हुआ है, मगर वे उसका कमरा खाली पाती है। तभी बेंडाना बाहर आकर बताती है कि कर्ट एक एडवेंचर ग्रुप के साथ उत्तरी गुफा की ओर गया है। यूलिया बाहर दौड़कर देखती है, लेकिन तब तक बेंडाना कहीं गायब हो चुकी होती है। उसे शक होता है कि यह एक जाल भी हो सकता है, लेकिन कर्ट की चिंता ज्यादा होने के कारण वो उसे ढूंढने गुफाओं की ओर निकल जाती है। लीस कहती है कि वह भी साथ चलेगी क्योंकि उसे इतना जादू आता है कि वो खुद की रक्षा कर सके। यूलिसिया के पास कोई और विकल्प नहीं रहता और उसे राजकुमारी को साथ लेकर जाना पड़ता है। वे जल्दी ही गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां लीस कर्ट के पैरों के निशान पहचान लेती है, लेकिन जैसे ही कठोर जमीन शुरू होती है निशान गायब हो जाते हैं। तब लीस एक जादू का इस्तेमाल करके अपने इंद्रियों को तेज कर लेती है। यूलिया को लगता है कि वह अपनी सुनने की शक्ति बढ़ाएगी, लेकिन लीस अपनी सूंघने की शक्ति बढ़ा लेती है और दीवारों को सूंघते हुए कर्ट की दिशा ढूंढ लेती है। यह देखकर यूलिया हैरान और थोड़ी जलन महसूस करती है। अचानक उसे दूर से लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि कोई गोब्लिन से लड़ रहा है और मदद करने का फैसला करती है। लीस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जादू करती है और यूलिया आगे बढ़कर दो एडवेंचरर्स को गोब्लिन से बचा लेती है। दूसरी ओर सीना मानसिक रूप से टूटने लगती है क्योंकि उसके सामने आयरन ड्रैगन गोलेम खड़े होते हैं। उसे पता होता है कि अगर वे आगे बढ़ेंगे तो गोलम उन पर हमला कर देंगे और इसका मतलब है कि उसके साथी व्यर्थ ही अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। वो निराश हो जाती है, लेकिन कर्ट उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वे यहाँ से निकल जाएंगे। सीना उसे पागल समझती है। अभी कर्ट शांति से ड्रैगन गोलम की ओर बढ़ता है। जैसे ही गोलम सक्रिय होकर उस पर हमला करते हैं, कर्ट उनकी चोट से बचते हुए तुरंत उनके ऊपर चढ़ जाता है। एक ही बार में वो गोलम की पूंछ तोड़ देता
देता है। ड्रैगन गोलेम हताश होकर उस पर पलटवार करता है, लेकिन कर्ट बच निकलता है और अगली चोट में उसका सिर भी तोड़ देता है। कर्ट एक एक करके सभी गोलेम्स को इतनी आसानी से हरा देता है कि सीना आश्चर्य और भय से उसे बस देखती रह जाती है। वह हैरान होकर पूछती है कि उसने यह कैसे किया, तो कर्ट बस इतना कहता है कि वह अपने गांव में आयरन गोलेम्स की खुदाई करता था। उसी समय यूलिया दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और कर्ट को ढूंढ लेती है। तब सीना तुरंत बताती है कि कर्ट ने अकेले ही अपने खंजर से आयरन गोलम को हरा दिया। यूलिया को यह मानना मुश्किल लगता है, लेकिन वह पहले जरूरी बात करती है। वह कर्ट को बताती है कि जल्दी एक नया एटर वर्कशॉप बनने जा रहा है और वह वहाँ बॉडीगार्ड के रूप में काम करेगी। वह चाहती है कि कर्ट भी वहाँ पर काम करे क्योंकि एलिया ने उसके काम की बहुत तारीफ की है। यह सुनकर कर्ट खुश होता है, लेकिन झिझकता है क्योंकि वह अभी एडवेंचरर पार्टी के साथ रहना चाहता है। मगर एडवेंचरर साथी उसे कहते हैं कि यह सुनहरा मौका उसे नहीं छोड़ना चाहिए। यूलिया आगे कहती है कि वर्कशॉप नहीं है, इसलिए उन्हें बहुत सारे कारीगर चाहिए और वह एडवेंचरर पार्टी को भी वहाँ भर्ती कर लेती है। सब लोग इस व्यवस्था से खुश हो जाते हैं। फिर यूलिया कर्ट से कहती है कि वर्कशॉप ज्वाइन करने से पहले उसे अपनी नॉन कॉम्बैट स्किल का मूल्यांकन करवाना चाहिए। कर्ट मान जाता है और एक टेम्प एजेंसी पहुँचता है जहाँ राजधानी से मिमी को उसका मूल्यांकन करने आई होती है। जाँच के बाद कर्ट अपने एडवेंचरर दोस्तों के साथ जश्न मनाने निकल जाता है, लेकिन यूलिया मिमिको से बात करती है। मिमी को बताती है कि उसने कर्ट को कहा कि उसकी कुकिंग, सफाई और माइनिंग में बी रैंक स्किल्स है और बाकी सभी चीजों में उसकी सी रैंक की स्किल है, लेकिन यह सब झूठ था। दरअसल कर्ट की हर चीज में ट्रिपल एस रैंक की क्षमताएं थी। मिमी को कहती है कि अच्छा हुआ उसने मूल्यांकन किया, वरना अगर यह बात बाहर चली जाती तो बहुत खतरनाक हो जाता। तभी अचानक उन्हें सिसकने की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिसेप्शनिस्ट अपने कान ढकने की कोशिश कर रही होती है ताकि सबको यकीन दिला सके कि उसने कुछ नहीं सुना। थोड़ी देर बाद कर्ट और उसका दल तेज रफ्तार गाड़ी में एक दूसरे शहर की ओर निकलता है। रास्ते में कर्ट खिड़की से नाक चिपकाकर सबको अपना गंवारपन दिखाता है। लिज बताती है कि वे जिस शहर जा रहे हैं वहाँ पहले राक्षसों की सीमा के पास एक सैन्य अड्डा था। यह देश के बाकी हिस्सों से काफी दूर है और सीधे टेलीपोर्ट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यह शहर अभी पूरे गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एडवेंचर पार्टी को यकीन नहीं होता कि उन्हें इतना बड़ा मौका मिल रहा है कि वे वहाँ पर एटर माइस्टर के अधीन काम करेंगे, मगर यूलिया कहती है कि वे इस नौकरी के लिए पूरी तरह से योग्य है। योद्धा केन्स और समुराई डांजो यह सुनकर खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि वे किस ईटर माइस्टर की सेवा करने जा रहे हैं। इस सवाल पर यूलिया चुप हो जाती है और बहाना बनाती है कि माइस्टर अचानक काम में व्यस्त हो गए हैं। इसी बीच सीना को अब भी यकीन नहीं होता कि वे इतने योग्य हैं। उसे लगता है कि यूलिया ने बस उनका मुंह बंद करने के लिए यह काम का ऑफर दिया है। वो ठान लेती है कि अगर कभी खतरा आया तो वह अपने भाई और डांजो की जरूर रक्षा करेगी। कुछ देर बाद वे शहर पहुँचते हैं जहाँ उनका वर्कशॉप बनने वाला है। कर्ट यह देखकर दुखी होता है क्योंकि यही वह शहर था जहाँ उसने फ्रीलांसर के तौर पर काम शुरू किया था और महज 3 दिन बाद कंस्ट्रक्शन साइट से निकाल दिया गया था। शहर में घुसते ही उसे दिखता है कि टूटी हुई दीवार अब तक ठीक नहीं हुई है। यूलिया उसे समझाती है कि शायद वे किसी अलग तकनीक से दीवार ठीक कर रहे होंगे और कर्ट उसकी बात मान लेता है। थोड़ी ही देर बाद वे वर्कशॉप के स्थान पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ तो बस खाली जमीन होती है। यूलिया कहती है कि जब तक वर्कशॉप नहीं बनती तब तक वे सब सराय में रहेंगे। फिर वह कर्ट से पूछती है कि क्या वह यह वर्कशॉप अकेले बना सकता है। कर्ट घबरा कर कहता है कि 1 दिन में तो नहीं, लेकिन 3 दिन में बना सकता है। यह सुनकर एडवेंचरर्स दंग रह जाते हैं। यूलिया कर्ट से कहती है कि वह आराम से अपना समय ले और अगर किसी सामग्री की जरूरत हो तो बता दे। कर्ट तुरंत एक लिस्ट बना देता है जिसमें एमेथिस्ट, नीलम और ग्रिफिन के पंख जैसे अजीब चीजें लिखी होती है। सीना इस अजीब लिस्ट पर शक करती है और यूलिया उसकी प्रतिक्रिया को नोटिस कर लेती है। वो तुरंत सबको कहती है कि चलो सराय पर चलते हैं ताकि कर्ट शांति से काम कर सके। साथ ही वो कर्ट से कहती है कि खाने और आराम के लिए सराय जरूर आता रहे। कर्ट मान जाता है। बाकी सब लोग सराय चले जाते हैं और यूलिया एडवेंचरर को बुलाकर उन्हें जरूरी बातें समझाती है। वो बताती है कि वह पहले राज परिवार के लिए एडवेंचर के तौर पर काम करती थी। फिर लीज अपना परिचय देती है कि वह देश की राजकुमारी है। यह सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वे पूछते हैं कि क्या कर्ट भी कोई रईस है। यूलिया बताती है कि वे लोग खुद भी कर्ट की असली पहचान नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसकी सारी कॉम्बैट स्किल जी रैंक की है और बाकी सारी क्षमताएं एसएस रैंक की है। वो कहती है कि उसने कर्ट को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि वो इस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन यह बात सीना को गुस्सा दिला देती है। वो यूलिया पर भड़क जाती है और कहती है कि वो कर्ट से सच छुपाकर उसका फायदा उठा रही है। फिर वो अपने भाई की तरफ मदद के लिए देखती है, लेकिन केन जानता है कि यह मामला उनकी समझ और ताकत से परे है, इसलिए वह लड़कियों से कहता है कि वे झूठ बोलना जारी रखे। इसके बाद लिज बताती है कि उसे किसी ने श्राप दिया था और कर्ट ने खिचड़ी बनाकर श्राप को तोड़ दिया। इसी वजह से उन्होंने इस दूर दराज के कस्बे में वर्कशॉप खोलने का फैसला किया है ताकि वे अपनी पहचान दुनिया से छुपा सके और जिसने उसे श्राप दिया था वो खुद उनके पास आकर फंसे। लिज
आगे कहती है कि कर्ट को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही उसे यह मालूम है कि वो राजकुमारी है, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की। यूलिया कहती है कि कर्ट इस दुनिया के लिए बहुत ही मासूम है और वो उसे बचाना चाहती है। लिज फिर एडवेंचरर्स से मदद मांगती है। डेंजो और केंज तुरंत इस पर राजी हो जाते हैं क्योंकि कर्ट उनका दोस्त है, लेकिन सीना अभी भी उन पर भरोसा नहीं करती। वो पूछती है कि उन्होंने सिर्फ 3 दिन पहले मिले एक इंसान के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालनी चाहिए। इस पर यूलिया जवाब देती है कि वो उसकी भावनाओं को अच्छे से समझती है क्योंकि उसने खुद कर्ट से सिर्फ 6 दिन पहले ही मुलाकात की थी। यह सुनकर सीना चौंक जाती है और सराय से बाहर निकल जाती है, सोचते हुए कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो तय करती है कि सबसे पहले कर्ट से मिले और उसे सच्चाई बता दे, लेकिन जैसे ही वो वर्कशॉप पहुंचती है उसे पता चलता है कि कर्ट ने तो बेसमेंट का काम पूरा कर लिया है। यह देखकर सीना हैरान रह जाती है। कर्ट कहता है कि वो तो बहुत धीरे काम कर रहा है क्योंकि उसके गांव में तो लोग एक ही दिन में दर्जनों घर बना लेते हैं। यह सुनकर सीना और भी ज्यादा चौंक जाती है और कर्ट से पूछती है कि क्या उसे जबरदस्ती काम करने से नफरत नहीं है। कर्ट कहता है कि उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी पुरानी पार्टी उसे हमेशा बेकार कहती थी, लेकिन अब उसे सबके लिए उपयोगी होने का मौका मिल रहा है। सीना को अचानक समझ में आ जाता है कि यूलिया ने क्यों कहा था कि कर्ट बहुत ही मासूम है। इसी पल सीना भी फैसला करती है कि वो इस नाटक में शामिल होगी और दुनिया से कर्ट को बचाएगी। दूसरी तरफ डेंजो उस शहर में लौटता है जहां वो पहले काम करता था और वहां बेंडाना से मिलता है जो अब एक जासूस के तौर पर काम कर रही है। वो बताती है कि पिछले मिशन में उनकी टीम छोड़कर भाग जाने वाला पोर्टर असल में एक अपराधी है। उसका काम ही यह है कि वो पार्टियों में शामिल होकर उन्हें नुकसान पहुँचाए। असल में उनकी एक प्रतिद्वंदी पार्टी ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो डेंजो की पार्टी को खतरनाक मिशन में फंसाए और वे सब मारे जाए। वो लगभग सफल भी हो गया था। डेंजो बेंडाना को जानकारी के बदले उसकी फीस देता है और फिर सीधे उस बार में चला जाता है जहां वो गद्दार अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। वो गद्दार डेंजो की पार्टी को कोसता है कि वे लोग गुफा मिशन से जिंदा बच निकले और तीसरी राजकुमारी से नौकरी का ऑफर भी पा गए, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि वो उन्हें कुचल देगा ताकि उसकी कीमत उसके भविष्य के क्लाइंट्स की नजर में और बढ़े। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि डेंजो उसके पीछे बैठा है वो डरकर भागने लगता है। दौड़ते हुए वो एक तार में उलझकर गिर जाता है और डेंजो आसानी से उसे पकड़ लेता है। डेंजो कहता है कि जब उसने उसे हायर किया था तभी उसे ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए था। डर के मारे गद्दार पेशाब कर देता है और दया की भीख मांगता है। सौभाग्य से डेंजो उसे मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ यह चेतावनी देकर छोड़ देता है कि दोबारा कभी उसके दोस्तों के पास भी न आए। लेकिन यह सब देखकर बेंडाना निराश हो जाती है जो अंधेरे में छुपकर यह सब देख रही थी। वो चाहती थी कि डेंजो उस गद्दार को खत्म कर दे क्योंकि वो उसके मालिक की योजनाओं में भविष्य में दिक्कत डाल सकता है। लेकिन जैसे ही बेंडाना खुद उसे खत्म करने का सोचती है वहाँ 2 जासूस आ जाते हैं और उस गद्दार को अपने साथ ले जाते हैं। बेंडाना पहचान लेती है कि वे लोग मिमिको की इंटेलिजेंस यूनिट के सदस्य हैं जिनसे उसके गुरु ने कहा था कि दूर रहना। तभी उसे अपने गुरु से एक अलग मिशन मिलता है कर्ट के गांव की जांच करने का। इसी बीच 3 दिन बीत जाते हैं जब से कर्ट ने वर्कशॉप में काम करना शुरू किया था। जब सब लोग देखने आते हैं तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। वर्कशॉप अब तक की सबसे शानदार इमारत बन चुकी थी और बगीचे में फलदार पेड़ लगे थे। किसी को समझ में नहीं आता कि कर्ट ने आखिर यह सब 3 दिनों में कैसे कर दिया, लेकिन असली हैरानी तो तब होती है जब वे अंदर जाते हैं। वर्कशॉप पूरी तरह से सजी हुई थी। कर्ट ने एक खास यंत्र भी बनाया था जो साल भर पानी, रोशनी और गर्मी दे सकता है। सब लोग उससे पूछते हैं कि उसने यह काम कैसे किया। कर्ट बताता है कि जिन रत्नों को उसने मंगवाया था उन्हें उसने मैजिक क्रिस्टल में बदल दिया। साथ ही उसने हर किसी के लिए निजी कमरे और एलियर मेस्ट्रो के लिए भव्य ऑफिस भी बनाया है। जब वो पूछता है कि एलियर मेस्ट्रो कब लौटेंगे तो यूलिया बहाना बनाती है कि वो किसी नए काम में व्यस्त है। फिर जब कर्ट से उसके कमरे के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि चूंकि वो तो बस कामकाज संभालने वाला इंसान है इसलिए वो रसोई की खाली अलमारी में भी रह लेगा। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर यूलिया और लाइज मिलकर उसे मनाती है कि वह फिलहाल ऑफिस को ही अपना कमरा बना ले। सबको मिलाकर उसे मनाने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद यूलिया उससे पूछती है कि क्या वो कोई बैरियर बना सकता है जो घर को श्राप से बचाए, लेकिन यह कर्ट की क्षमता से बाहर है। इसलिए यूलिया को पुराने तरीके से सुरक्षा चक्र बनाने पड़ते हैं ताकि राजकुमारी और बाकी सब सुरक्षित रहे। रात में लाइज जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनती है तो सोच लेती है कि शायद कर्ट ही चुपके से उसके कमरे में घुस आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगली सुबह जब सब कर्ट
कर्ट का बनाया हुआ खाना खाकर खुश हो रहे होते हैं, कर्ट एक मिशन पर निकलता है उन सुरक्षा चक्रों को साफ करने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि वे बस ग्रेफिटी हैं। यूलिया दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। कर्ट उसकी आंखों के सामने आखिरी सुरक्षा चक्र मिटा देता है। मिमिको ने कहा था कि ये चक्र हटाए नहीं जा सकते, लेकिन कर्ट ने सब मिटा दिए। यूलिया किसी तरह कर्ट को बहाना बनाकर समझा देती है, पर अब वो बहुत चिंतित हो जाती है, क्योंकि अब अगर किसी ने राजकुमारी पर श्राप से हमला किया तो उसकी रक्षा करने के लिए अकेले अब यूलिया ही बची है। उस घटना के बाद कुछ दिन बीत गए और सौभाग्य से लीजा पर कोई भी नया हमला नहीं हुआ। यूलिया को राहत मिलती है कि राजकुमारी पूरी तरह सुरक्षित और ठीक दिख रही है। हालांकि कर्ट ने उन मैजिक सर्कल्स को हटा दिया था जो कर्सेस से बचाने के लिए बनाए गए थे। वह सोचती है कि शायद दुश्मनों को उनकी लोकेशन के बारे में पता ही नहीं है, या फिर कर्ट का कुकिंग ही सारे कर्सेस को बिना बताए खत्म कर दे रहा है। इसी बीच मिमिको शहर में पहुंच चुकी है और उसने अपने स्पाइसेस का नेटवर्क फैला दिया है ताकि दुश्मनों को पकड़ा जा सके। यूलिया को लगता है कि अभी के लिए वे निश्चिंत रह सकते हैं। फिर वह कर्ट का बनाया हुआ केक चखती है और उसकी स्वादिष्टता देखकर दंग रह जाती है। लीज भी केक की तारीफ करती है और कर्ट उसे बताता है कि यह उसने चावल के आटे से बनाया है। लीज कहती है कि वह चावल के पकवान बनाने में माहिर है, क्योंकि उसका राइस पोरिच ही था जिसने उसका कर्ज तोड़ा था। वह उससे कहती है कि अगर कभी फिर से वह कर्ज में फंसी तो वही खाने को बना दे, लेकिन कर्ट कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस पर अब कभी कर्ज नहीं लगेगा। यह सुनकर यूलिया हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, क्योंकि पहले तो उसने कहा था कि कर्ज से बचने वाली बैरियर बनाना मुश्किल है। कर्ट समझाता है कि हाँ, किसी बिल्डिंग के अंदर कर्ज से बचने वाली बैरियर बनाना सच में कठिन है, क्योंकि वह बिल्डिंग खुद ही एक ऐसी बैरियर है जो कर्ज को रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी वजह से वह एक और बैरियर उसके अंदर नहीं बना सकता, लेकिन उसने बैरियर के फंक्शन में थोड़ा बदलाव किया है। अब कर्ज को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजने के बजाय वो टारगेट को चमकदार बना देगा ताकि किसी को चोट न पहुंचे। यह सुनकर यूलिया तुरंत मिमिको और दूसरों को जानकारी देने निकल पड़ती है। इस बीच कर्ट लीज से पूछता है कि क्या वो उसके साथ शॉपिंग पर जाना चाहेगी। यह सुनकर लीज उदास हो जाती है, क्योंकि उसका मन तो जाने का है, लेकिन वह बिल्डिंग की सेफ्टी छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ जनरल अल्रेड और उसका असिस्टेंट शहर की दीवारों की पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि चारों ओर गहरी धुंध छा गई है। जनरल को लगता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि उन्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शहर की दीवारों की मरम्मत ठीक हो चुकी है। वह याद दिलाता है कि जनरल ने खुद उस प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर बनकर ध्यान रखा था। जनरल जवाब देता है कि उसने यह इसलिए किया था ताकि दुश्मनों के कोई स्पाइस सुरक्षा में सेंध न लगा सके। इसी दौरान मिमिको, यूलिशिया और उलिया को एक कर्ज यूजर मिलता है जो मरने के बाद भी चमक रहा था। मिमिको बताती है कि जब उसके स्पाइस ने उसे पाया तो पहले से ही डेड था। यूलिशिया कहती है कि कर्ट ने सच में एक बहुत मजबूत रिफ्लेक्टिंग बैरियर बनाई है जो मरने के बाद भी काम कर रही है। वो कहती है कि अगर कर्ट पूरी तरह उनके साथ कोऑपरेशन करे तो वे इस समस्या को सिर्फ एक दिन में हल कर सकते हैं, लेकिन यूलिशिया इसका विरोध करती है, क्योंकि वह कर्ट को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहती। अचानक शहर के अलार्म बज उठते हैं, क्योंकि स्केलेटन मॉन्स्टर की सेना शहर की दीवारों की ओर बढ़ रही होती है। जनरल अल्रेड और उसका असिस्टेंट यह देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन तुरंत ही सैनिकों को इकट्ठा कर लेते हैं। जनरल अल्रेड तय करता है कि वह शहर की रक्षा करते हुए अपनी जान भी दे देगा और अपने असिस्टेंट को आदेश देता है कि लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाए। लेकिन तभी अचानक स्केलेटन सीधे दीवार में घुस जाते हैं और गायब हो जाते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। यह खबर यूलिया और बाकी लोगों तक भी उनके स्पाइस के जरिए पहुंच जाती है। यूलिया को अचानक एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर्स पश्चिमी हिस्से की दीवार में समा रहे हैं, जिस हिस्से की मरम्मत कर्ट ने की थी। थोड़ी ही देर में पहला हमला पूरी तरह दीवार ने ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन जल्दी और वेव्स आने लगी थी। इस हमले के पीछे होती है मार्फस, जो कर्ट की पुरानी पार्टी की हीलर थी। उसे बिशप ने पार्टी से निकाल दिया था। मार्फस ने समझाने की कोशिश की थी कि उसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोटे बिशप ने कहा कि उसकी वजह से चर्च की बदनामी हुई है। हालांकि उसने उसे एक मौका दिया, अगर वह खुद को रिडीम करना चाहती है और साथ ही ऑफिशियल प्रीस्ट बनना चाहती है तो उसे एक मिशन पूरा करना होगा। मार्फस ये सुनने के लिए उत्सुक हो गई। बिशप ने महंगी वाइन उसके लिए डाली और मिशन के बारे में बताया। जैसे उसने वाइन पी, बिशप ने हंसते हुए कहा कि उसका मिशन है तीसरी राजकुमारी लीज की हत्या करना। यह सुनकर मार्फस हैरान रह गई और तभी एक कर्स ने उसके शरीर को घेर लिया। बिशप ने बताया कि वह वाइन शापित थी और अब जब तक वह लीज को नहीं मारती वो कुछ भी खा पी नहीं सकती सिवाय पानी के। मार्फस ने इसे ईश्वर का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि बिशप खुद को उनके भगवान का प्रतिनिधि बताता था। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि असल में बिशप ने दुष्ट दानों से सौदा किया है लीज की हत्या करवाने के लिए, लेकिन तब तक उसका निर्णय बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। वर्तमान समय में वही दानव उसके मैजिक पावर को खींचकर और स्केलेटन्स बुला रहे थे और लीज को एहसास होता है कि उसे बलि की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले
दिन यूलिया लीज और कर्ट को स्केलेटन मॉन्स्टर के हमले के बारे में बताती है जो पास के खंडरों से आ रहे हैं। वो कहती है कि जैसे ही स्केलेटन्स दीवार को छूते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। कर्ट जवाब देता है कि उसके गांव में तो यह साधारण सी जानकारी है कि स्केलेटन्स दीवार छूने पर प्यूरिफाइड हो जाते हैं। यूलिया को अब इस पर भी कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन वह जानती है कि कर्ट ने केवल 1/3 दीवार की मरम्मत की थी, बाकी का हिस्सा अभी भी स्केलेटन्स के हमले के लिए कमजोर है। यूलिया को अचानक एक आइडिया आता है और वह लीज और कर्ट से कहती है कि वे दोनों बिल्डिंग के अंदर ही रहे, जबकि वह खुद खंडरों में जाकर मॉन्स्टर्स के स्रोत को खत्म कर देगी। कर्ट उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यूलिसिया उसे मना कर देती है कि वह लड़ भी नहीं सकता, उसका असली काम सिर्फ लीज की रक्षा करना है। इसके बाद वह स्ट्रॉम से कर्ट द्वारा बनाए गए मैजिक क्रिस्टल्स निकालती है, क्योंकि उसकी योजना इन्हें मॉन्स्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने की है। फिर यूलिया मिमिको और अफिलिया को लेकर नाइट्स बैरक तक पहुंचती है, जहां जनरल आर्ला शहर की रक्षा की रणनीति बना रहा होता है। इतने सारे हाई प्रोफाइल लोगों को देखकर आर्ला हैरान रह जाता है। यूलिसिया बताती है कि वे सब यहाँ राजकुमारी लीज की सुरक्षा के लिए आए हैं। यूलिया तुरंत असली मुद्दे पर आती है और आर्ला से कहती है कि वह मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाए और उसे रियून्स तक पहुंचने का रास्ता साफ करे, ताकि वह समस्या के स्रोत को खत्म कर सके। आर्ला कहता है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन यूलिया उसे मैजिक क्रिस्टल्स दिखाती है और कहती है कि ये काम पूरा करने के लिए काफी है। आखिरकार आर्ला उसकी योजना मान लेता है, लेकिन तय करता है कि वह खुद भी यूलिया के साथ मिलकर रून्स पर हमला करेगा और शहर की रक्षा अपने जूनियर को सौंप देता है। दोनों शहर के द्वार पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके सामने अनडेड मॉन्स्टर्स की भारी भीड़ है। यूलिया सबको कहती है कि अपनी आंखें बंद कर लो और वह एक मैजिक क्रिस्टल उनकी ओर फेंक देती है। जैसे ही क्रिस्टल एक ज़ॉम्बी को छूता है वो तेज रोशनी छोड़ता है और आसपास के सारे मॉन्स्टर्स तुरंत शुद्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। यह देखकर यूलिसिया भी दंग रह जाती है कि क्रिस्टल इतना प्रभावी है, लेकिन समय बर्बाद किए बिना वो आर्ला के साथ युद्ध में कूद पड़ती है। इसी दौरान वर्कशॉप में कर्ट सोच रहा होता है कि वो अपने दोस्तों की मदद कैसे कर सकता है। उसे अपने गांव का एक मास्टर ब्लैकस्मिथ याद आता है और सोचता है कि अगर वह भी वैसा हथियार बना पाए तो शायद कुछ कर सके। वह एक छोटी तलवार बनाना शुरू करता है, लेकिन परिणाम देखकर संतुष्ट नहीं होता और उसे फेंकने ही वाला होता है। तभी लीज वहाँ आ जाती है और उससे तलवार के बारे में पूछती है। कर्ट बताता है कि यह वैसी नहीं बनी जैसी वह चाहता था, लेकिन इसमें एक मैजिक स्पेल है जिसे तलवार को सिर के ऊपर उठाकर एक्टिवेट किया जा सकता है। लीज कहती है कि उसे यह तलवार बहुत पसंद आई, तो कर्ट उसे तलवार तोहफे में दे देता है। लीज कर्ट को तलवार के तोहफे के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन कर्ट को लगता है कि उसकी मुस्कान और चीयरफुल व्यवहार बस एक दिखावा है। असल में वो हमेशा डरी हुई रहती है। वो तय करता है कि अब सच जानना जरूरी है और सीधे पूछ लेता है कि क्या सचमुच कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है। यह सुनकर लीज उदास हो जाती है और मान लेती है कि हाँ, उसकी वजह से ही उसके दोस्तों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। वो कहती है कि अभी भी यूलिसिया उसी वजह से पश्चिमी खंडरों में गई है ताकि उन लोगों को रोका जा सके जो उसकी जान के पीछे हैं। यह सुनकर कर्ट को अचानक याद आता है कि वो पहले भी अपनी पुरानी पार्टी के साथ उन्हीं रियून्स में गया था और वह जगह दीवारों पर चित्रकारी करने के लिए बिल्कुल सही थी। उसे लगता है कि लीज की जान के पीछे वही छोटा ग्रेफिटी मॉन्स्टर है जिसके बारे में यूलिया ने उसे बताया था। वह सोचता है कि क्या वह इतना कमजोर है कि उससे भी नहीं लड़ सकता। लीज कहती है कि वह भी अपने दुश्मनों से खुद लड़ना चाहती है ताकि उसके दोस्तों को अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। कर्ट उसकी भावनाओं को समझता है क्योंकि वह खुद भी बहुत पावरलेस महसूस करता है। वह लीज से कहता है कि उन दोनों को भी रियून्स में जाकर उस मॉन्स्टर को मिलकर हराना चाहिए, लेकिन लीज को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि मॉन्स्टर्स ने तो पूरे शहर को चारों तरफ से घेर रखा है। इस पर कर्ट कहता है कि वे हमेशा कोई नया रास्ता निकाल सकते हैं और दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।